कल हम लोग बात कर रहे थे आपका एम.आर. बालाजी, यहां तक बात आई थी। और एम.आर. बालाजी का जो महत्व है वो सिर्फ इस बात में है कि एक आउटर लिमिट रिजर्वेशन की ये फिक्स की गई। एक बात बड़े ध्यान से सुन लेंगे कि अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये पूछा जा रहा है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यानी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा रहा है कि इज देयर एनी लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन, तो उत्तर है नहीं, कोई लिमिट नहीं। क्योंकि एक भी उपबंध पूरे संविधान में इस ढंग का नहीं है जो ये कहता हो कि ये आउटर लिमिट है। लेकिन जो चीजें अभिव्यक्त नहीं है वो चीजें नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता। जो कुछ है वो जिस वजह से है वो वजह दिखती भले ही ना हो, लेकिन वो वजह है, क्योंकि जो कुछ है वो उस वजह के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए आउटर लिमिट रिजर्वेशन की अभिव्यक्त रूप से भले ही ना दिख रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूद है। क्यों? इसलिए कि जो एश्योरेंस है वो क्या है कि हम भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये देंगे। ये एश्योरेंस अगर है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रत्येक उपबंध का अर्थान्वयन इस तरह होना चाहिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध हो। और जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो मूल रूप से इसी बात पर आधारित है कि अगर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, अगर सकारात्मक विभेद उन वर्गों के पक्ष में न किया गया जिन वर्गों के पक्ष में यह सकारात्मक विभेद करने की अनुमति दी गई, तो उनका सामाजिक पिछड़ापन और उनका शैक्षिक पिछड़ापन उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समता के दृष्टिकोण से अन्य नागरिकों की जो बराबरी है उसके स्तर पर खड़ा नहीं करेगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उन नागरिकों के पक्ष में इतना रिजर्वेशन कर दिया जाए कि अन्य नागरिकों के अधिकार या अन्य नागरिकों के लिए जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता संबंधी विषय है वो अनुपलब्ध हो जाए। ये नहीं किया जा सकता। तो ये ठीक है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई आउटर लिमिट ये नहीं है। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि कितना भी रिजर्वेशन किया जा सकता है, एकेडमिकली यह कहा जा सकता है। और यह भी ठीक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक सीरीज ऑफ डिसीजंस में यह कहा कि 50% ये आउटर लिमिट होनी चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय इसका निर्णय तब तक कानून है जब तक कि ओवर रूल ना हो, ठीक है ना। जब तक ओवर रूल ना हो जाए तब तक वो कानून है अनुच्छेद 141 के मुताबिक। यदि कल ओवर रूल हो जाए तो फिर वो कानून नहीं भी है। और ओवर रूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ और नहीं करना है, उससे लार्जर बेंच ये कॉन्स्टिट्यूट होगी और छोटी बेंच के डिसीजन को ओवर रूल कर देगी। और इवन यहां तक भी है कि कई बार तो लार्जर बेंच गठित नहीं हुई और कम संख्या के न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा लार्जर बेंच के डिसीजन पलट दिए गए, ये भी हुआ। तो ये जो आउटर लिमिट है रिजर्वेशन की, ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बदली नहीं जा सकती ऐसा नहीं कहा जा सकता, बदली जा सकती।
लेकिन फिर वही बात आएगी कि जो कुछ लिखा हुआ है टोटल, आप खाली 15(4) तो नहीं पढ़ लेंगे, आप खाली 16(4) तो नहीं पढ़ लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में लिखे हुए शब्द केवल 15(4) और 16(4) को अर्थ देने के लिए ये तो नहीं पढ़े जाएंगे, वो तो संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन को अर्थ देने के लिए पढ़े जाएंगे। तो संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन को अर्थ देने के लिए तो बात यह आएगी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता भारत के समस्त नागरिक इनको उपलब्ध करानी है। और इट इज द वेरी आइडिया बिहाइंड द रिजर्वेशन ऑफ दोज क्लासेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, और एससी एंड एसटी, तो आप ये नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन को एक सीमा से अधिक बढ़ा पाए। ठीक है, और देयर इज ए आर्टिकल लाइक आर्टिकल 335 which says that efficiency of the administration, it is also the part of basic structure of the constitution. तो ओवरऑल जब आप पढ़ेंगे तो संविधान के जो विभिन्न उपबंध और भाग हैं उनका जो कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा, वो कम्युलेटिव इफेक्ट ये होगा कि 50% रिजर्वेशन का की जो सीमा है इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, और ये बात पहली बार एमआर बालाजी में कही गई। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमआर बालाजी। ठीक है, यही उसका महत्व है कि एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटीज एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। एमआर बालाजी का संबंध सिर्फ इसी वर्ग के आरक्षण से है, यानी 15(4) में जो वर्ग उल्लिखित है सिर्फ उससे एमआर बालाजी का संबंध है। शेष किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन या शेष किसी भी प्रकार के पॉजिटिव एक्शन से एमआर बालाजी का कोई संबंध नहीं है। अन्य प्रकार के जो पॉजिटिव एक्शन और अन्य प्रकार के जो रिजर्वेशन होते हैं, चाहे वे निवास स्थान के आधार पर दिए जाएं, चाहे वे यूनिवर्सिटी के कर्मचारी होने के आधार पर दिए जाएं, जितने भी प्रकार के विकलांगों का रिजर्वेशन हो, हिल एरिया में रहने वालों का रिजर्वेशन हो, फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन हो, ये जितने भी रिजर्वेशन एक्सेप्ट देन दोज विच आर प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, क्योंकि रोजगार का मसला 16 से गवर्न होगा। बाकी जितने प्रकार के रिजर्वेशन और जितने प्रकार के वर्गों के पक्ष में हो सकते हैं वे सब 14 और 15(1) इसके आधार पर दिए जाते हैं। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटीज, इनको जो रिजर्वेशन मिलता है दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 15(4) and that is governed by the principles laid down in M.R. Balaji. ठीक है, at the very first time, ठीक है, वो पहली बार उसमें गवर्न हुआ। और महिलाओं के रिजर्वेशन सहित किसी भी प्रकार के पॉजिटिव एक्शन का जो सवाल है वो 15(3) से गवर्न होता है। और नौकरियों में किसी को भी रिजर्वेशन देना हो वो 16 से गवर्न होगा। और इससे पहले हमने एक बार और चर्चा की है, आज फिर बताए देते हैं कि ये जो मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। यह भी कहीं अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही है। क्योंकि क्या लिखा है, विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, 15 में, और विशेष उपबंध कर सकता है तो सारे आर्टिकल्स का ध्यान रखते हुए विशेष उपबंध कर सकता है ना। और जब सारे आर्टिकल्स का आप ध्यान रखेंगे तो फिर विशेष उपबंध इस सीमा तक नहीं जा सकते।
या इस प्रकार से नहीं किए जा सकते कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार की बात को कोई स्थान भी हो। और फिर दूसरा, हम नौकरियों में रिजर्वेशन देखते हैं तो 16(4) से आएगा वो, विशेषकर पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में। तो पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में जो 16(4) है वो क्या कहता है? उचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, 16 जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, वहां 16(3) में लिखा है कि नागरिकों का ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है और उसका उचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, उचित प्रतिनिधित्व को संख्या के आधार पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, उचित प्रतिनिधित्व का मतलब ही इतना होता है कि सब वर्गों की तुलना में कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो अनुचित दिखता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं चल सकती। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर आपसे कोई बात करे तो कोई आउटर लिमिट नहीं है, लेकिन जो टोटल बात की जाएगी, जब पूरा संविधान हम देखेंगे, सारे उपबंधों को ध्यान में रखकर अर्थान्वयन करेंगे तो निश्चित तौर पर लिमिट आ जाएगी और वो लिमिट 50% से ऊपर नहीं जा सकती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भले जातीय जनगणना आप खूब करो और कुछ भी निकल आए, लेकिन इसके आधार पर रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ा पाना यह संभव नहीं होगा। हम इसलिए नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से बढ़ नहीं सकती, ये नहीं कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रतिबंध ही नहीं। ये यूं कहें जो प्रतिबंध है वो अप्रत्यक्ष है। जैसे एक काम प्रत्यक्ष होता है, एक काम अप्रत्यक्ष होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो आप स्वयं सीधे दे रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स, वो सीधे आप दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह हुआ कि हमने लगाया विक्रेता पर, लेकिन वसूला तो आपसे गया। विक्रेता क्या अपनी जेब से दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो बातें होती हैं, तो प्रतिबंध प्रत्यक्ष कोई नहीं है। और यही तर्क सरकार की ओर से आया था एमआर बालाजी में। एमआर बालाजी में जब एक्सटेंट ऑफ द रिजर्वेशन की बात आई, क्योंकि एमआर बालाजी तो सारी बातों पर है ना। एमआर बालाजी का एक जो व्यू है, एक जो उसका एस्पेक्ट है, वो ये कि जाति के आधार पर, केवल जाति के आधार पर, केवल जाति के आधार पर कोई रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, नो, इट मे बी ए रिलेवेंट कंसिडरेशन बट इट कांट बी ए सोल कंसिडरेशन और सोल क्राइटेरियन। ये नहीं हो सकता। ये उत्तर है एमआर बालाजी में। तो एमआर बालाजी में जब एक्सटेंट ऑफ द रिजर्वेशन की बात हुई, विस्तार कितना हो, तो सरकार की ओर से तर्क था कि हम 100% रिजर्वेशन कर सकते हैं यदि मेरे विचार में किसी राज्य में पिछड़ेपन की सीमा, पिछड़ेपन की समस्या इस हद तक है कि 100% रिजर्वेशन कर दिया जाए, तो हम 100% कर देंगे। दिस वाज द आर्गुमेंट फॉरवर्डेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ये आज ही नहीं चल रहा है। एमआर बालाजी 1951-52 वहां डिसाइड हुआ है। कुछ ऐसे विषय जिन पर आप लिखना शुरू करो या बोलना शुरू करो तो आपके पास सदा सर्वदा बोलने के लिए, जैसे नेताओं के खिलाफत, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये न कभी खत्म हुई न कभी होगी, गरीबी, क्योंकि ये सारी जो विचार हैं, ये सारी जो संकल्पनाएं हैं, ये वेरिएबल है। वेरिएबल मीनिंग देयर भाई, हमारे यहां उसे गरीब मान रहे जिसे खाने को नहीं मिल रहा, अमेरिका में उसे गरीब मान रहे जिसके पास एक कार है, जिसके पास 4 कारें नहीं है। तो गरीबी, महंगाई, तो ऐसे विषय बोलते रहिए। 1951 में पिक्चर बनी, उसमें भी महंगाई पर गाना है।
ठीक है, कि आप महंगाई मार गई। अब कोई चीज उठा लो, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये आपको हमेशा मिलेंगी। तो ऐसा ही है, कुछ चीजें तो हमेशा रहेंगी। तो इसलिए उन पर बोलना ये बड़ा आसान है। रिजर्वेशन, इस पर 1951-52 तब भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसी ढंग की बातें हो रही थी, आज भी इसी ढंग की बातें हो रही। 1951-52 में कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि हम 100% रिजर्वेशन कर सकते हैं, और हमने 68% किया, कुछ गलत नहीं किया। और वही तर्क जो कोर्ट ने उस समय दिए वही आज रिलीवेंट। कोर्ट ने उस समय यही कहा कि ना, ये तो बात सोची भी नहीं जा सकती, क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या एससी एंड एसटी को जो रिजर्वेशन देने की बात हुई है वो सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है, पूरा जो समुदाय है वो विकसित तभी कहा जाएगा जब सब विकसित हो। और एक वर्ग इतना दबा हुआ है कि अगर उसे कुछ विशेष सहारे नहीं दिए गए तो फिर वो अन्य लोगों के साथ कंपीट कर ही नहीं सकता, अन्य लोगों के साथ चल ही नहीं सकता। जिस स्वस्थ व्यक्ति बिना सपोर्टिंग सिस्टम के सांस ले सकता है, लेकिन बीमार थोड़े ले सकता। बीमार को तो ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। अब आप कहो कि वो भी अपने फेफड़ों के आधार पर सांस ले, कैसे लेगा, मर ही जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि सारी ऑक्सीजन उठाकर उन्हीं को दे दी जाए, यह नहीं हो सकता, बाकी सबको मार डाला जाए, यह नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने यही कहा कि आप जब विस्तार की बात करेंगे तो 15(1) प्रियम्बल, इस सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि 15(4) स्वतंत्र आर्टिकल नहीं है, वो एक एक्सेप्शन के नेचर का है। मूल बात 15(1) में है, और 15(1) कहता है कि कोई विभेद नहीं। तो विभेद इस सीमा तक कि एक युक्ति संगत सीमा ये रहे और सबके लिए कुछ ना कुछ बचा रहे, ये तो बात ठीक है। लेकिन आपको 100% रिजर्वेशन, तो ये तो मतलब नहीं है, क्योंकि एमआर बालाजी ने कहा कि इन द वेरी आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज किसी हद तक, ये तो है ही है। और वी नीड फॉर द डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास, ठीक है। हम लोगों से पीछे क्यों? क्योंकि हमारे यहां चीजें बन रही लेकिन वो वर्ल्ड क्लास है ही नहीं, और जो वर्ल्ड क्लास है ही नहीं तो विश्व बाजार में, ठीक है, हम टिक ही नहीं पा रहे। आखिर अब हम इसी सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्रों में अपने उपकरण बेचने में कामयाब हुए या नहीं हुए? अब हम तेजस बेच रहे हैं, ठीक है। इससे पहले रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में हम भी फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कर सकते। तो इसलिए एमआर बालाजी ने पहली बार ये कहा कि नहीं, ओवरऑल रिजर्वेशन की लिमिट फॉर द 15(4), ठीक है, केवल 15(4) के लिए, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एंड एसटी, इसके लिए ओवरऑल एक जनरल लिमिट 50% की रहेगी। ये एकेडमिकली आप बात करो तो ठीक नहीं, क्योंकि ये लिमिट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई प्रत्यक्ष रूप से इस रूप में, और ये ओवरऑल भी हो सकती है। इसमें भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कोई, ठीक है, विरोध नहीं है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं चीजों को, तो अगर इसमें कोई बदलाव आया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो अन्य
उपबंध हैं, उनके साथ कोई न्याय नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि एमआर बालाजी की जो ओवरऑल लिमिट है इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए यह कहा जाता है। क्योंकि कोई बेवकूफ टाइप का आदमी आपसे इस बात पर भिड़ सकता है, इसलिए हमने आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जो ओवरऑल चीज है उसको नहीं बदला जा सकता। और जहां तक एससी एसटी की हमने बात की थी, एससी एसटी में क्या है कि स्टेट वाइज जो जातियां अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित किए जाने योग्य हैं, उन सबकी गणना करके ऑल इंडिया बेसिस पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 341, 342 इसके अंतर्गत एससी एंड एसटी की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, और फिर अगर किसी स्टेट को एससी एसटी के पक्ष में अपने यहां रिजर्वेशन करना है तो वो लिस्ट जो राष्ट्रपति ने तैयार की, उस लिस्ट में वे जातियां जो उनके स्टेट में निवास कर रही हैं, ठीक है, उनके स्टेट में निवास कर रहे हैं, उनको वो रिजर्वेशन देने का निर्णय कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं उन्होंने कहा यहां के एससी उत्तराखंड के लिए एससी नहीं माने जाएंगे। वो उत्तराखंड के कहते हैं हम अपने स्टेट के जो एससी एसटी हैं उनको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है ना। तो वो एक ऑल इंडिया बेसिस पर लिस्ट तैयार है और उसमें सभी जितने स्टेट्स हैं उनमें जितनी जातियां एससी एंड एसटी कैटेगरी में समझी जा सकती हैं, वो राष्ट्रपति ने स्वयं इंक्लूड कर दी हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इंक्वायरी की और जिसको पाया कि उस लिस्ट में शामिल किए जाने योग्य हैं, पिछड़ेपन के कारण सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उन्होंने शामिल कर दिया। अब वो लिस्ट तैयार हो गई। अब किसी स्टेट गवर्नमेंट को एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन देना तो कुछ नहीं करना है, आप सीधे वो लिस्ट उठाएंगे, उसमें से देखेंगे मेरे स्टेट में कितनी जातियां निवास कर रही हैं और आप अपने स्टेट के एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। और उन एससी और एसटीज में जो आपके राज्य में निवास कर रहे हैं उनमें कोई अतिरिक्त वर्गीकरण ये आप नहीं करेंगे। ये किसमें का चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, चूंकि वो लिस्ट तैयार है तो उनमें कोई अतिरिक्त वर्गीकरण नहीं होगा। अतिरिक्त वर्गीकरण मीनिंग देर भाई आपको कि इस लिस्ट में 12 जातियां हमारे यहां निवास कर रही, जिनमें से 4 को हम देंगे, 8 को नहीं देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको सब क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्ग, वो जातियां नहीं है, वो एक वर्ग है। जाति के रूप में तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता। अनुसूचित जाति और जनजाति एक वर्ग है। उस अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत सारी जातियां शामिल हैं। उसे अनुसूचित जाति कह जरूर दिया, लेकिन वो जातियों का एक वर्ग है। ठीक है, इस ढंग से राज्य अपने यहां, और चूंकि आप देखते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन वो राज्य अपने यहां नहीं करा रहे, वो तो केंद्र स्तर पर हो रहा, इसलिए वहां वो सीधे लिस्ट उठाई जाती है। और जो दिल्ली में एससी एंड एसटी समझा जा रहा है वो यहां भी भले एससी एसटी कैटेगरी में ना हो, जहां इलेक्शन लड़ लेता है। ठीक है ना, तो एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को जब राज्य को रिजर्वेशन देना है तो उस लिस्ट को उठा करके उसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किसमें कहा? इंदिरा साहनी में, वो सॉरी ये किसमें कहा? चिन्नैया में, ये चिन्नैया में कहा। और चूंकि जब हम लोग इंदिरा साहनी पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां क्रीमी लेयर को अलग करने की बात की गई है। ठीक है, क्रीमी लेयर को अलग करने की बात कही तो चिन्नैया में यह कहा कि एज अ प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय के रूप में ऐसा नहीं किया जाएगा कि एससी एंड एसटी में कोई अतिरिक्त वर्गीकरण अर्थात क्रीमी लेयर आदि के आधार पर एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन देने से मना किया जाए, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय के रूप में, कि उसमें कह दिया इसलिए हम करेंगे, यह नहीं होगा। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अगर जरूरत हुई तो हम करेंगे, पूर्व निर्णय के रूप में नहीं करेंगे। पूर्व निर्णय के रूप में यानी विदाउट सोचे समझे कि साहब वहां कह दिया इसलिए हम करेंगे।
आपको अपना दिमाग लगाना है कि एससी एंड एसटीज में वो क्रीमी लेयर का रूल जो अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में नौकरियों में रिजर्वेशन देने के, ठीक है, क्षेत्र में विकसित हुआ है, उसको यहां लागू किया जाए या न किया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीछे कि लागू करिए, ठीक है, क्रीमी लेयर यहां भी अलग करिए। तो एससी एंड एसटीज, इनको पहचानने में, इन्हें रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी लिस्ट तैयार है और संबंधित राज्य सरकारें अपने यहां निवास करने वाले एससी एंड एसटीज जो उस लिस्ट में शामिल हैं उनको पहचानकर उनके पक्ष में रिजर्वेशन कर सकती हैं। लेकिन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, और इसको डिफाइन करने का काम पहली बार किसमें हुआ? एम.आर. बालाजी। और उसका महत्व इसीलिए कि वह जाति को सोल क्राइटेरियन के तौर पर अस्वीकार किया गया, और अस्वीकार करने के पीछे जो रीजन बताए गए वो ये भी कहा गया कि अव्वल तो पंद्रह एक ये मना करता है कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि जाति व्यवस्था सामान्य तौर पर हिंदू समाज का, ठीक है, अंग है। हालांकि मुस्लिम, ईसाई सब जगह जातियां तो सब जगह हैं, लेकिन फिर भी जैसा प्रभाव हिंदू समाज में है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह माना जा सकता है कि वहां जातियां नहीं है, लेकिन है। लेकिन फिर भी सैद्धांतिक पॉइंट ऑफ व्यू तो यही मानेंगे वहां नहीं है। एज अ फैक्ट, तथ्य के तौर पर देखेंगे तो वहां भी है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल देखेंगे तो वहां नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर जाति आधार हो जाएगी तो सारा रिजर्वेशन फिर हिंदू समाज को रहेगा, तो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसकी भी बात नहीं रहेगी। इसलिए भी कास्ट कैन नॉट बी ए सोल क्राइटेरियन, ठीक है। इट हैज बीन सेड इन एम.आर. बालाजी। कुल मिलाकर जो एम.आर. बालाजी में कहा वो ये कहा कि कास्ट कांट बी ए सोल क्राइटेरियन, बट दे हैव एक्सेप्टेड दैट कास्ट में बी ए रिलेवेंट फैक्टर। ये एक्सेप्ट हुआ। और अगला जो मुकदमा आया था जिसकी चर्चा हमने कल की थी, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। और चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में जो कंसीडरेशन इस्तेमाल किए गए, क्योंकि ताजा मामला था एम.आर. बालाजी का, इसलिए जाति को बिल्कुल कंसीडर किया ही नहीं। दो आधार उन्होंने पकड़े, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, उस वर्ग की पहचान करने के लिए जिसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कहा जा सके, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। उनका वे लोग जो 1200 रुपए पर ईयर, और कल भी हमने कहा कि 52-53, ठीक है, अगर ये 70s का भी मामला है, 70s का यानी 1972-73 का भी मामला है, और 50 से 70 तक का ही है, इससे ज्यादा का नहीं है, तो 70 में भी, ठीक है, 72 में हम पैदा हुए, और जब हम 12, 14, 15 बरस के थे, ठीक है, यानी हाई स्कूल वगैरह में पढ़ रहे होंगे, तो दहेज एक सामाजिक तथ्य है। आप आदर्शवादी बातें कितनी भी कर लो, लेकिन दैट इज अ सोशल फैक्ट, वो है सामाजिक तथ्य, और सभी वर्गों में है, ठीक है। और वो बुरा ही है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। खैर, वो डिबेटेबल इशू है, उस पर हम बात नहीं कर रहे अभी। लेकिन एक बात तय है कि जब हम हाई स्कूल में थे, यानी 72 के लगभग 14 साल बाद, क्योंकि आदमी 14 साल का होता है तो हाई स्कूल में होता है, उस समय 20,000 रुपए में अगर किसी की शादी होती तो बताया जाता था इन्हें 20,000 रुपए शादी में मिले, मतलब बहुत बड़ी शादी मानी जाती थी। तो अगर ये मामला 70s का भी है और हम ये 86 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 20,000 रुपए की शादी बहुत बड़ी शादी मानी जा रही है, तो 72 में तो और भी ज्यादा खराब स्थिति रही होगी। उस समय यह कहना कि जिनकी इनकम 1200
रुपए पर ईयर है, तो इसका मतलब यह है कि उस समय भी स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी ये रही है कि अधिकांश उस वर्ग के लोग जिसे रिजर्वेशन का लाभ मिलना है, ठीक है, वे कितने भी बड़े पदों पर हो, लेकिन वे रिजर्वेशन की सीमा से बाहर न हो पाए। ये टैक्टिस यहां भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये टैक्टिस हमें तो आश्चर्य होता है, रिजर्वेशन हमें नहीं मिलने वाला, हम तो जाति से ब्राह्मण हैं, ठीक है, हमें तो मिलने ही वाला नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अभी आया और उस सीमा में भी हम नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी हम नहीं, ठीक है, तो हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। समस्या तो उनकी है जो हमें गालियां देंगे अभी थोड़ी देर में ये वीडियो सुन के। समस्या तो उन्हीं की है, क्योंकि आप ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें आईएएस भी शामिल हो जाएगा, और जब आईएएस शामिल हो जाएगा तो आईएएस का बच्चा जिस लेवल पर पढ़ रहा है उस लेवल से तुम कभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कि तुम में मेधा की कमी है, तुम मूर्ख हो। इसलिए जो बात अभी हम कह रहे थे कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको इतने विस्तार की उपयोगिता समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको यह लगता है कि हमारे साथी वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं, वो तो 22 पढ़ के आए, 80% नंबर आए, ठीक है, तब आपको यह लगता है। और जब 5 बरस बीत जाते हैं और आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं, तब आपको यह विस्तार चाहिए होता है, ठीक है, और वो मिलता नहीं। इसके कारण से आपसे एक भी सवाल हल नहीं होता। उस दिन आपको इस विस्तार की कीमत पता लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। और वहां भी मन बड़ा अद्भुत है आदमी का, ये आदमी खुद को तो गलती कभी देता ही नहीं, क्योंकि खुद का मन खुद को गलती कभी नहीं देने देता, वो बाहर कारण ढूंढता है। और आपकी वो वृत्ति कि कैसे भी हम समाज की वाहवाही यह हासिल कर लें, इसके लिए आप प्री निकालने पर डट जाते हैं। आपको यह ध्यान में नहीं आता कि अगर प्री निकल भी गया, अगर निकल भी गया, तो इस विस्तार के बिना मेंस का सवाल आप कैसे लिखेंगे? और बिना मेंस का सवाल लिखे, ठीक है, सिलेक्शन तो मिलने वाला नहीं। तो प्री निकाल कर आप दुनिया की नजरों में खुद फिर से अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं, और इस तरह से अपने को बर्बाद ही कर देते हैं, ठीक है। और जो आईएएस का बच्चा है वो शुरुआत से उस माहौल में होता है, पहले दिन से, तो उसे पहले दिन से पता है कि नहीं इस विस्तार की जरूरत पड़ेगी, और वो पहले दिन से इस विस्तार को समझना शुरू करता है। इसलिए उससे आपका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, और आप 100% बाहर हो जाएंगे। इस कारण नहीं कि आप में मेधा की कमी, इस कारण कि आप मूर्ख हैं और आपको वो माहौल ही नहीं मिला, इस कारण, ठीक है, आपको कीमत नहीं पता है। आप प्री की तैयारी करते हैं, आप ये याद कर रहे हैं कि एविडेंस एक्ट में धाराएं कितनी है, उसमें अध्याय कितने हैं। अगर एविडेंस एक्ट याद हो गया ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसे कुछ अलग से थोड़ी याद करना पड़ता है। तैयारी मेंस की होती, प्री की नहीं। मेंस की तैयारी होते ही प्री की ऑटोमेटिकली होती है। प्री में क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे हमारे बालाजी में आउटर लिमिट कितनी रखी गई, इतने विस्तार के बाद ये अलग से पढ़ने की जरूरत है कि 50% रखी गई, ठीक है। और अगर खाली ये पढ़ लिया 50% रखी गई तो अव्वल तो याद नहीं रहेगा, और मेंस में लिखो क्या, यही 50% रखी गई, क्या होगा, ठीक है। और 21 एक्ट ये कैसे याद कर लोगे? हमने मान लिया प्री में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो इस ढंग से आउटर लिमिट्स रखी जाती हैं, उस समय भी रखी गई। आप सोचो 70 और 72 में 1200 रुपए पर ईयर जिसकी इनकम है, तो छोटा आदमी है, ठीक है। उस समय तनख्वाहें ये 100 रुपए मिल रही थी,
ठीक है, तो सवाल यह है कि उस समय जो उच्च पदस्थ होंगे वे भी रिजर्वेशन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। और ऐसी पॉलिसी क्यों सेट होती है? क्योंकि जिन्हें आप चुनते हो ये पॉलिसी नहीं बनाते, तो मूर्ख होते हैं। पॉलिसी तो वही बनाते हैं जिन्हें आप आईएएस कहते हो, और वो सबसे ज्यादा धूर्त व्यक्ति होता है, वही बनाता है। आउटर लिमिट तो वही सेट करता है, वो ऐसे सेट करता है कि वो खुद उससे बाहर न जाए, और जब वो खुद उससे बाहर जाएगा नहीं तो तुम उसी जाति के सदस्य होते हुए जिस जाति का वो है उसके बच्चे से कैसे कम्पीट करोगे? और सारे रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को जाएगा, तुम जहां थे वहीं रहोगे। और तुम्हें ये जो समझाए उसी को तुम गाली दो, ठीक है? जो आपको ये समझाए उसी को आप तुरंत गाली देना शुरू कर देते हैं, और वो आपका विरोधी है। क्यों? ये भी तुम्हें वही बताते हैं कि ये आदमी तुम्हारा विरोधी है, ताकि उनके हित सुरक्षित रहे। यही हमेशा होता आया, ये आज भी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसमें क्या कहा कि 1200 रुपए पर मंथ जो कमा रहा है, और जो पेटी बिजनेस में, अब पेटी बिजनेस आपने डिफाइन नहीं किया, किसको आप छोटा व्यापार कहोगे? कृषि, एग्रीकल्चर जिसके पास 100 बीघे कास्ट वो भी एग्रीकल्चर, और जिसके पास 2 बीघे वो भी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, पेटी बिजनेस, क्राफ्ट, अब क्राफ्ट, ठीक है, जो ठेके लेकर किवाड़ बना रहा है वो भी कला के क्षेत्र में काम कर रहा है, और जो बढ़ईगिरी करने आपके घर पे आ रहा है वो भी कला के क्षेत्र में काम कर रहा है। क्या आप कुछ तय करेंगे? अब 1200 रुपए महीने अगर आपने तय कर दिया तो वो तो बहुत ज्यादा है। आपने ऑक्यूपेशन प्लस इनकम इसको ध्यान में रखा ना, सारे बढ़ई नहीं, लेकिन जिनकी 1200 रुपए इनकम है वो इस वर्ग में आएंगे, ऐसे आपने डिसाइड किया ना, तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है? इंफीरियर सर्विसेज, ये आपने बिना कुछ 1200 रुपए से आप इंफीरियर सर्विसेज को कंपेयर करेंगे, और फिर जो उस वर्ग में आ जाएगा। और जरा सोचे 70-72 में, ठीक है, इस इनकम और इस पेशे को एक साथ रखें तो फिर जरा ध्यान में आपके आ जाएगा कि इनफैक्ट क्या किया गया, इनफैक्ट क्या किया गया। लेकिन यही है जो चलता रहता है, ठीक है? और एक व्यक्ति की यह मजबूरी होती है जो विचारक, दार्शनिक और चिंतक है, कि वो बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता। तो यही हुआ, यहां कास्ट को टोटली इग्नोर किया गया, ठीक है? अब कास्ट टोटली इग्नोर हुई तो कुछ लोग चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर की संवैधानिकता को चुनौती इस आधार पर देने गए, ठीक है? आप 1200 रुपए वाले नहीं चुन सकते, ऐसा कुछ प्रतिबंध कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट का फील्ड है, ठीक है? ये आपकी मान्यताएं होंगी कि कोर्ट बड़ा है और गवर्नमेंट छोटी है। हमने तो आपसे हमेशा कहा कि सब अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है। कोर्ट केवल ये देख सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हो सकता है क्या आपने वही किया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है वो आपने क्यों किया, ये कैसे किया, इससे कोर्ट का ताल्लुक नहीं है, ये सरकार करेगी। सरकार ने चुन लिया 1200 रुपए इनकम, ये ऑक्यूपेशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चुना जा सकता है या नहीं, ये डिसाइड करना कोर्ट का जुडिक्शन है। ये डिसाइड करना नहीं कि 1200 रुपए चुना जाएगा या नहीं, ये डिसाइड करना उनका जुडिक्शन नहीं है। संवैधानिकता चैलेंज हुई इस आधार पर कि आपने कहा था एम आर बालाजी ने कि कास्ट में बी ए relevant consideration, but it can't be a sole consideration, it can't be a sole criteria, ये आपने कहा था। और here the caste has been excluded, क्योंकि टोटली एक्सक्लूड कर दी गई, कोई उससे मतलब ही नहीं रखा गया। तो जो रिलेवेंट कंसिडरेशन आपने बताया था उसको टोटली इग्नोर कर दिया।
तो कोर्ट ने कहा कि हमने कहा था मे बी ए रिलीवेंट कंसिडरेशन। अगर टोटली एक्सक्लूड करके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पहचान की जा सकती है और की गई, केवल पेशा और इनकम इसको ध्यान में रखकर, तो ये कुछ गलत नहीं कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा हो सकता है कि इस पेशे को अपनाने वाले और इस आय वर्ग के लोग चाहे जिस जाति के हों, उन्हें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माना जा सकता है, ये कहेंगे, क्योंकि ये तो सोशली बैकवर्डनेस को डिसाइड करने के लिए आपने तय किया। अभी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को डिसाइड करने के लिए कुछ और भी कंसिडरेशन होने चाहिए, लेकिन यहां चूंकि सोशल बैकवर्डनेस इसके आधार पर चुनौती दी गई थी और अधिकतर मामलों में इसी आधार पर चुनौती मिली भी है, इसलिए केसेस इस साइड में ज्यादा उपलब्ध है। तो ये आपका ये कहा गया, यानी एमआर बालाजी फॉलो हो रहा है कि अगर एक्सक्लूड कर सकते हैं कास्ट को तो करिए। और एमआर बालाजी का महत्व इसलिए भी है कि कास्ट को एक्सक्लूड करने की बात की है पहली बार, लेकिन इसके बाद जो मामले आए उसमें फिर कास्ट को सुप्रीम कोर्ट कास्ट को एक रिलीवेंट कंसिडरेशन बना करके पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता भी दी। रिलीवेंट जो मुकदमे हैं पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें बाचू जज चीफ जस्टिस थे, वो डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। और आपका ये जो चित्रलेखा था इसमें सुब्बा राव जज, वो ये कह रहे थे कि अगर जाति को एक्सक्लूड किया जा सकता तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई गलत बात नहीं। पी राजेंद्रन में तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, कास्ट के आधार पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पहचान की और उसको 15(4) में रिजर्वेशन दिया। ये एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन की बात नहीं है, एक्सटेंट तो 50% वो अलग बात है, वो तो एमआर बालाजी में आ गया। और इन सारे मामलों में एक्सटेंट को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इसकी पहचान में, ठीक है, बात की गई है। तो पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें जाति के आधार पर सोशल बैकवर्डनेस की पहचान की गई और अन्य कोई कंसिडरेशन ध्यान में लिया ही नहीं गया। कोर्ट ने इसको एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल पाया। क्यों? सबक लिए गए थे और एक इतिहास संबंधित जाति का जाना गया। और हमने कल भी आपसे कहा कि वर्ग की पहचान जाति को अलग हटाकर यह भी की जा सकती है, या वर्ग के आधार पर जाति का निर्माण यह भी हो सकता है। और हिस्टोरिकली देखें तो वर्ग के आधार पर ही जाति का निर्माण हुआ है, ठीक है। कठोपनिषद, उसमें नचिकेता यम का संवाद है और ये जीएस में पूछ देते हैं कि नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है, ठीक है। तो नचिकेता के जो पिता हैं गौतम ऋषि, वो नचिकेता से ये कह रहे हैं कि हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बच्चा ब्राह्मण न हो गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि तत्कालीन समय में ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ग है और उस वर्ग में कोई भी शामिल हो सकता है, इसीलिए तो कह रहे हैं। और जन्म से उस वर्ग की सदस्यता का कोई मतलब नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ब्राह्मण न हो गया हो, हर बच्चा ब्राह्मण हुआ है। और तू भी जा और गुरु के यहां से ब्राह्मण होकर लौट,
इसका मतलब यह है कि जो ब्राह्मणत्व है ये अर्जित है, ये प्रदत्त नहीं है। अर्जन ये कोई भी कर सकता है क्योंकि अर्जित है। तू जा और लौट, ये शब्द है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जो जातियां हैं, ठीक है, ये वर्ग की सदस्यता के आधार पर निर्मित हुई। जब आप उस वर्ग में शामिल होने योग्य हो गए, ब्राह्मण मीनिंग देर जो ब्रह्म की खोज में है, और ब्रह्म यानी जो संसार का कारण है, ठीक है, उसकी खोज में जो लगा है वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो जो भी उस खोज में लगेगा वो उस वर्ग की सदस्यता अर्जित कर लेगा। कालांतर में ये वर्ग एक जाति के तौर पर तब्दील हुआ। तो शुरुआती दौर में कर्म के आधार पर, यानी ऑक्यूपेशन आज की भाषा में कहें तो, उसके आधार पर वर्गों का निर्माण हुआ और वे वर्ग फिर जातियां बन गए। आप पश्चिम में देखें, इमरान खान की पत्नी का नाम था जेमिमा गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ किसे कहते हैं? सुनार को। ठीक है, इसका मतलब जो सुनारी का काम करते रहे उन्हें गोल्डस्मिथ कहा जाने लगा। पश्चिम में आप देखो, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा फलाने ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन है? लुहार, लोहे का काम करने वाले। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो शुरुआती दौर में काम के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर ही जाति का निर्माण हुआ। तो इसलिए आज की जो जातियां हैं, इनमें अगर हम देखें तो एक जैसा काम करने वाले लोग शामिल हैं। एक जैसा काम करने वाले, ठीक है, और जब एक जैसा काम करने वाले लोग शामिल हैं तो काम ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मजदूरी बहुत ज्यादा हो ही ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप भी सब्जी बेचने वाले को, बढ़ई को बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते, पुताई करने वाले को बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन, उसके कारण जाति का निर्माण हो गया। उस जाति में भले वो पेशे के आधार पर संगठित हुई, लेकिन आज उसे जाति कहा जाने लगा है। आज उसका नाम चेंज हो गया। हालांकि वो एक वर्ग है और उसमें एक जैसा काम करने वाले लोग शामिल हैं और उनकी एक जैसी सामाजिक स्थिति है और एक बराबर उनकी इनकम है और एक बराबर, तो उनमें पेशेगत समानताएं आ गई। ऑक्यूपेशन एक हो गया, गरीबी की स्थिति एक हो गई। ठीक है, इस पेशे और गरीबी ने मिलकर उन्हें एक विशेष स्थान पर बसा दिया और एक विशेष स्थान पर बसने के कारण से सामाजिक अवसरों की प्राप्ति करने हेतु वे अपने को बना ही नहीं पाए, अपने आप पढ़ ही नहीं पाए, लिख ही नहीं पाए। इसलिए वे सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हो गए। जो समाज में उपलब्ध अवसर थे उनका समानता के स्तर पर उपयोग करने में अक्षम हो गए। ठीक है, इस तरह जाति एक वर्ग बन गई। ठीक है, और इस ढंग से जाति को देखेंगे तो जाति एक वर्ग भी है। ठीक है ना, जाति केवल जाति नहीं है, वो एक वर्ग भी है। और प्रथमता तो वर्ग ही जाति के तौर पर निर्मित हुए। तो वाचू चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे में कहा, पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, कि एक सम्यक स्टडी जातियों के इतिहास की गई है और एक रिलेवेंट डेटा कलेक्ट किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। एक सम्यक स्टडी की गई, एक रिलेवेंट डेटा कलेक्ट किया गया और फिर जब यह पाया गया कि जाति के सदस्यों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मानना उचित है, तब माना गया और एक जाति के तौर पर नहीं बल्कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के तौर पर रिजर्वेशन दिया गया। दैट इज व्हाई, ठीक है, एनीथिंग इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं आया, वर्ग के आधार पर आया। ये अलग बात है कि एक जाति के लोगों ने एक वर्ग कॉन्स्टिट्यूट कर दिया और यही स्थिति किसमें रही? बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें बस फर्क इतना आया कि एक कमीशन गठित किया स्टेट गवर्नमेंट ने
उस कमीशन ने एक इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी के आधार पर रिलेवेंट डेटा कलेक्ट किया गया और यह देखा गया कि कुछ जातियों में शामिल लोग क्या एक जैसी स्थिति में रहने के कारण एक जैसा पेशा अपनाने को मजबूर हैं, और क्या उनकी पेशे, ठीक है, क्या उनका पेशा उनमें गरीबी उत्पन्न कर रहा है, यानी उनकी गरीबी क्या पेशागत है, और क्या उन्होंने, ठीक है, पेशागत गरीबी, इस सब ने मिलकर उन्हें एक स्थान पर रहने के लिए विवश कर दिया, और क्या इस सब के कारण वे सामाजिक अवसरों का उपभोग करने में स्वयं को अक्षम पाने लगे। और यदि ऐसा है तो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और फिर उनमें एजुकेशन की क्या पोजीशन है, इसके लिए भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, और जब पा लिया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, तो जाति के तौर पर नहीं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के तौर पर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। आम आदमी और एक कानून के आदमी में फर्क यही होता है। आम आदमी को वो दिखता है जो है, और कानून के आदमी को वो दिखता है जो जिस वजह से वो चीज है। यही जुरिस्प्रूडेंस का फर्क है। इसीलिए हम कहते हैं कि कानून जानने वालों में भी कानून वही जानता है जो जुरिस्प्रूडेंस जानता है, क्योंकि कानून जानने वाला कहता है कि फला का कब्जा है, और जुरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि कब माना जाए कि किसी का कब्जा है। वो ये बताता है कि कब मान लिया जाए किसी कब्जा है, क्योंकि कोई चीज किसी के भौतिक नियंत्रण में दिखाई दे रही है तो भी हो सकता है उसके कब्जे में ना हो। तुम्हारी मोटरसाइकिल गली में खड़ी है, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे भौतिक नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कब्जे में नहीं है, और अगर नहीं है तो कोई चुरा ले जाए तो रपट कैसे लिखा दोगे? इसका मतलब भौतिक नियंत्रण या आवश्यक तत्व नहीं है कब्जे का। ये एक तत्व है, आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है ना। एक तत्व होना और अनिवार्य तत्व होना यह अलग बात है, ठीक है। चीजें आपके भौतिक नियंत्रण में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यह आशय है जो तय करेगा कि वो चीजें जो आपके भौतिक नियंत्रण में नहीं है वे भी आपके कब्जे में है, और जो आपके भौतिक नियंत्रण में वे भी आपके कब्जे में नहीं है। आपने हमसे मांग के आपकी किताब मांगे, हम बैठे हैं लिए, तो मेरी हो गई, भौतिक नियंत्रण तो मेरे, आपकी तो नहीं है, तो भी ये मेरी नहीं है। हमने वापस नहीं की तो आपराधिक न्यास भंग, ये अपराध कॉन्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि आपने हमें दी। आपने न दी होती और कैसे मेरे पास आ गई होती तो दुर्विनियोग, और आपकी अनुमति के बिना हमने ली होती तो चोरी, ठीक है। तो अलग अलग बातें चलने लगेंगी। तो जुरिस्प्रूडेंस आपको ये सिखाता है जो कुछ है वो क्यों। इसीलिए हम कानून जानने वालों में भी कहते हैं वही जानता है कानून को जो जुरिस्प्रूडेंस जानता है, क्योंकि वो ये सोचता है ऐसा क्यों। तो आम आदमी को यह दिखता है जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया, कानून के आदमी को दिखता है ना वर्ग के आधार पर दिया है। तो बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी वर्ग के आधार पर। अगला महत्वपूर्ण, अब देखिए 3 मुकदमे इस बात पर हो गए हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैसे पहचाना जाएगा। तो कास्ट नहीं, ठीक है। कास्ट यदि गरीबी का कारण है, गरीबी एक विशेष पेशे के कारण है, पेशा एक विशेष स्थान पर रहने को विवश कर रहा है, और उसके कारण व्यक्ति सोशली बैकवर्ड हो गया, और उसमें एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। तो अब 3 मुकदमे इस पर हो गए, ठीक है, और 3 ही दिए जाते हैं, ठीक है, 3 ही दिए जाते हैं कभी भी उत्तर लिखते हुए, ठीक है। अगर प्रश्न ये कि हाउ अ पर्सन में आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो कि एलएलएम में खूब पूछा जाता है, ठीक है, देन ये सारे मुकदमे कोर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला मामला आता है जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इस विषय पर है, ठीक है। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को पहचानने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कोई भी व्यक्ति सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का है तो भी
अगर इस दशा में आ गया है कि ये माना जा सकता है कि उसकी सोशल बैकवर्डनेस समाप्त हो गई है, तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये विषय पर है। स्टेट ऑफ यूपी में 10,000 रुपए से ऊपर जो लोग कमा रहे थे वे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के हों तो भी, यानी वो वर्ग जिन्हें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माना गया, तो भी उन्हें रिजर्वेशन एडमिशंस में यानी रोजगार को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलेगा, यह तय किया गया। ठीक है, तो जो लोग उसमें नहीं आए उन्होंने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात ठीक है कि आर्थिक स्थिति में सुधार सिर्फ इससे सोशल बैकवर्डनेस समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं माना जा सकता। यह है भी नहीं, यह है भी नहीं। ठीक है, मुसलमानों में जातियां हम कोड कर रहे हैं और हिंदुओं में भी कर रहे हैं। मुसलमानों में कसाई, ठीक है, बेने, फकीर, जो कितने भी बड़े आदमी हो जाएं, जो सैयद साहब और पठान खान साहब हैं उनके घर खाना नहीं खाएंगे, है ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदुओं में वाल्मीकि, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, इनमें शामिल जातियां कितनी भी पैसे वाली हो जाएं, सामान्य क्रम में जो सामाजिक मेलजोल है वो लोग उनसे रखना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल बैकवर्डनेस, इसके बीच आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं है। ये हम इस बात का उत्तर दे रहे हैं जो लोग कहते हैं ना कि जो आईएएस हो गए उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये इस बात का जवाब। लेकिन ये भी तय है, ये भी तय है, बातें दोनों तरफ होती हैं कि जो आईएएस हो जाता है उसकी सोशल बैकवर्डनेस वाकई समाप्त हो जाती है, वो किसी भी जाति का हो, उसका सब पैर छूते हैं, ये हमने देखा है। ठीक है, जैसे जब फेसबुक पर बड़ा ज्ञान बांटते हैं लोग ना कि नेता ऐसे वैसे, और वे सब नेताओं के पैर छूते आपको मिलेंगे, नेता बस आए तो। और उनके बच्चे का बर्थडे भी तब तक सेलिब्रेट नहीं होता जब तक संबंधित विधायक नहीं आ जाते, और आते ही अपने मान्य रिश्तेदारों को छोड़कर भी वो उनकी चमचागिरी कर रहे होते हैं। फेसबुक पर बड़ा शानदार पोस्ट उनकी होती है कि नेता ऐसे और नेता वैसे। यही स्थिति बाकी समाज की है। तो कोर्ट ने इस मुकदमे का महत्व इसी में है, जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि आवश्यक संबंध नहीं है गरीबी के समाप्त होने में और सोशल बैकवर्डनेस के खत्म हो जाने में, लेकिन एक संबंध है। यह नहीं माना जा सकता कि हर मामले में गरीबी के समाप्त होते ही सोशल बैकवर्डनेस समाप्त नहीं होती। और इस मामले में बिल्कुल ठीक निर्धारित किया गया है कि 10,000 रुपए से ज्यादा जिनकी इनकम आ गई वो सब एक्सक्लूड होंगे, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, भले ही वे उसी वर्ग के हों जिसे सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि उनकी गरीबी ने उनकी सोशल बैकवर्डनेस खत्म कर दिया। वो सॉरी, उनकी आय ने उनकी गरीबी खत्म की और उसके कारण से उनकी सोशल बैकवर्डनेस खत्म हो गई। इस मुकदमे का महत्व इसमें है कि यह कहा गया कि गरीबी और सोशल बैकवर्डनेस इसमें संबंध है, लेकिन अमीरी और सोशल बैकवर्डनेस इसमें संबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अमीर भी सोशली बैकवर्ड हो सकता है, कोई आवश्यक संबंध नहीं, एक संबंध है। उसके बाद अब सवाल यह है कि कोई जो इस वर्ग में नहीं है, ठीक है, एडॉप्शन से, विवाह से, ठीक है, एडॉप्शन, विवाह आदि से क्या इस वर्ग में आ सकता है? तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एससी एंड एसटी है, क्योंकि एडॉप्शन में जन्मा किसी जाति में हो, माना ठीक है, एडॉप्टेड मदर फादर का बेटा जाएगा या बेटी जाएगी। इस पर मुकदमा वालसम्मा पाउल वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, या वालसम्मा पाउल डालिएगा आपकी सब किताबों में मिलेगा। वालसम्मा पाउल
ये सीरियन कैथोलिक थे, सीरियन कैथोलिक, और इसने शादी की थी लैटिन कैथोलिक से। और सीरियन कैथोलिक फॉरवर्ड थे ईसाइयों में, और लैटिन कैथोलिक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माने गए थे। जो पोस्ट थी वो लैटिन कैथोलिक यानी बैकवर्ड्स, इनके लिए आरक्षण थी। इस लेडी की शादी सीरियन कैथोलिक ये खुद थी, इसकी शादी लैटिन कैथोलिक से हुई थी, यानी विवाह से। रक्त से ये सीरियन कैथोलिक है, विवाह से ये लैटिन कैथोलिक हो गए, और इससे नौकरी मिल गई। चैलेंज किया गया कि गलत मिली है, इन्हें नहीं मिल सकती। कोर्ट तक गया मामला, तो कोर्ट ने कहा यह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, ये संवैधानिक, ठीक है, फ्रॉड है कि एक व्यक्ति क्यों दिया गया। इसलिए कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में जब कोई व्यक्ति जन्मता है और बड़ा होता है तो उसकी सामाजिक दशा ऐसी होती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता। उसकी सामाजिक दशा ऐसी होती है कि वो इतना सशक्त रूप से अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाता कि वो सामाजिक अवसरों का लाभ बिना किसी मदद के उठा सके। अब व्हेन यू हैव स्टार्टेड एडवांटेजुअस लाइफ, ठीक है, जब आपने सीरियन कैथोलिक के रूप में जीवन की शुरुआत, तो विवाह तो आपने एक स्तर पर आकर किया, ठीक है। तो अगर वहां तक आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो गया था, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि आपके व्यक्तित्व की अविकसित अवस्था बिना आपके दोष की थी और उसके कारण आप सामाजिक अवसरों का लाभ नहीं उठा सके? ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो इसलिए कोई व्यक्ति जब उन्हीं दिक्कतों का सामना करते हुए बड़ा होगा जिनका सामना करते हुए उस वर्ग के सदस्य बड़े होते हैं, तभी उसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में या के सदस्य के रूप में लाभ मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए, बालसम्मा पाउल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कुछ कंक्रीट डिसाइड नहीं है। इसका मतलब एडॉप्शन अगर जन्मजात हो गया किसी बच्चे का, ठीक है, तो भले ही वो फॉरवर्ड्स का बच्चा हो, ठीक है, लेकिन वो उसी वातावरण में बड़ा होगा तो उसे मिलेगा। और अगर जैसे एडॉप्शन हिंदुओं में 15 साल की एज तक हो सकता है, अब आप 15 साल की एज पर हुए अडॉप्ट, और 15 साल तक, ठीक है, आप 14 में हाई स्कूल और 15 तक आप मैच्योर हो गए होंगे, ठीक है, 17 में इंटर, उसके बाद आईआईटी में रिजर्वेशन मांगो, क्योंकि इंटर के बाद तो आईआईटी और आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों हो सकते हैं, तो हो सकता है आपको रिजर्वेशन न भी मिले, ठीक है। इस विषय पर बालसम्मा पाउल और जगदीश शरण नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका महत्व इसमें है, यह भी इसी में लिखा जाता है। इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि एक बार वो रिजर्व क्लास में आ गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आ गया, तो वो हमेशा के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का हो गया, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता। हर बार रिव्यू होगा जब भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, और अगर आप उस वर्ग के सदस्य नहीं रह गए तो आपको उससे बाहर भी किया जाएगा। यद्यपि बाहर करना सरकार का काम है, वो करती नहीं, क्योंकि उसे वोट चाहिए, वो करती नहीं, और वोट चाहिए कुछ गलत बात नहीं है। वही बात कि जब हम नौकरी नहीं छोड़ सकते तो वो क्यों छोड़ दें? और यहीं पर न्यायपालिका का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि फिर चैलेंज होता है, फिर वो डिसाइड करते हैं, तो आपको लगना शुरू होता है वो बड़े हो गए। वो बड़े नहीं हुए, इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए वो कह पाए कि तुमने गलत किया। अगर इन्होंने ठीक से किया होता तो कुछ नहीं थे, तब क्या कर लेते तुम, ठीक है। तब वहां पहुंचता है मसला कि साहब ये पर्याप्त डेवलप हो गए, फिर भी इन्हें इसमें रख रखा, कोई रिव्यू किया ही नहीं, ठीक है। आप रिव्यू करते हैं रिजर्वेशन देने से पहले कि कौन कौन रिजर्वेशन देने लायक नहीं है,
और आप रिव्यू किया आपने और कहते कोई नहीं ऐसा है, तो फिर 15 साल के भाड़ झोंक रहे थे, 75 साल से रिजर्वेशन दे रहे हो तो क्या भाड़ झोंक रहे हो, कोई इस लायक हुआ ही नहीं भाई, ये कैसे माना जा सकता है? इसका मतलब तुमने काम नहीं किया। तो वो सारी पॉलिसीज क्वेश होती हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट तो किसी का ही नहीं, प्रीरोगेटिव है और वो ठीक से इस्तेमाल होना चाहिए। और अगला मुकदमा जो इसी विषय पर कोड होता है, यदि उसका संबंध रोजगार में रिजर्वेशन से, लेकिन फिर भी क्योंकि उस मुकदमे में इस संबंध में भी एक गाइडलाइन आई है, इसलिए इसमें भी उसका जिक्र होता है इंदिरा साहनी। और इंदिरा साहनी में कहा कि प्रतिवर्ष रिजर्वेशन देने से पहले रिव्यू किया जाएगा कि जरूरत है इस वर्ष में या नहीं, इस वर्ष में जरूरत है या नहीं, क्योंकि 75 साल से दे रहे हो तो इस बार जरूरत है या नहीं, यह भी रिव्यू होगा, ठीक है। और जब रिव्यू होगा तो अगर आप कहोगे कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब रिजर्वेशन देने ही लायक है अभी तक, इसके मतलब पॉलिसी ठीक से तुमने इंप्लीमेंट नहीं की है, इसका अर्थ एक ही निकलता है। और फिर इन बातों के कोई जवाब नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रतिबंध लगातार कोर्ट का सख्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अगर अपना काम ठीक से करेंगे तो फिर कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपना काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंदिरा साहनी एक बात में और महत्वपूर्ण है, वो तो खैर विस्तार से भी हम बात करेंगे उस पर, लेकिन एक मामले में और महत्वपूर्ण है कि उसमें यह कहा यह नहीं हो सकता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नाम की कोई चीज नहीं होती, उचित प्रतिनिधित्व, इसकी बात हुई है। तो यह उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं हो सकती। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास किस तरह से आइडेंटिफाई होता है और एक्सटेंट ऑफ द रिजर्वेशन मैक्सिमम इन फेवर ऑफ, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, इनके पक्ष में कितना हो सकता है, ये इस विषय पर जो न्यायिक निर्णय हैं उनके द्वारा प्रतिपादित विधि है। अब अगली क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो ये कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, यानी 15(4) छोड़कर किस किस के पक्ष में किस किस प्रकार के रिजर्वेशन और किस किस प्रकार की रियायतें, दो बातें होती, कंसेशन एंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब यह हुआ कि हम इन्हें करेंगे और आपको नहीं करेंगे, और कंसेशन का मतलब यह होता है कि हम 5%, 10% नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, ये कंसेशन है, ठीक है। ये फ्रेशर होने चाहिए, आप एक साल लेट भी होगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये कंसेशन है। तो अन्य किन आधारों पर लोगों के साथ कंसेशंस, ठीक है, और रिजर्वेशन ये दिए जा सकते हैं, यानी रिजर्वेशन कंसेशंस आदि में अनुच्छेद 14, 15(1) और 16 की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग बात करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे।